लास्ट क्लास में मैंने आपको महासागरीय संसाधनों पर क्वेश्चन दिया था। उस क्वेश्चन का आंसर लिखकर कुछ लोगों ने भेज दिया है, उसका हम रिव्यू बाद में करेंगे। पहले हम इस पर डिटेल में डिस्कशन करते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सबसे पहले पढ़ें तो देखो लिखा है महासागर संसाधनों का भंडार है, संक्षिप्त टिप्पणी करें। देखो लिखा ओशंस आर द स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्सेज, राइट ए शॉर्ट नोट। 8 मार्क्स का था, 125 वर्ड्स में आपको इसको लिखना था। देखो ये एक तरह की स्टेटमेंट दी हुई है। तो अगर कोई भी स्टेटमेंट अगर दी जाती है तो या तो आप उससे सहमत हैं या उससे असहमत हैं। तो सबसे पहला काम हमारा वही है, फर्स्ट स्टेप, कि हम क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली रीड करेंगे। तो हमने इसको पढ़ा, देखा कि एक स्टेटमेंट दी हुई। अब इस स्टेटमेंट से या तो आप एग्री कर सकते हो या इससे आप डिसएग्री कर सकते हो। तो लेकिन ये ऐसा स्टेटमेंट है जिससे हम एग्री करेंगे, हम इससे सहमत है कि हाँ महासागर संसाधनों का भंडार है, लेकिन हमें लिखना पड़ेगा कि क्यों भंडार है और इनका महत्व क्या है। वो हमारे लिए उपयोगी है, इसीलिए तो इसे बोला गया है कि ये संसाधनों का भंडार है। साधन तभी होते हैं जब उनकी कोई ना कोई हमारे लिए किसी चीज की उपयोगिता होती है। तो हमारे लिए इनकी कोई उपयोगिता है, इसीलिए इनके अंदर जो संसाधन है, जो भी इनके अंदर फिजिकल जो मटेरियल मिल रहा है, या यूं कहो जो बायोलॉजिकल जीव है वहां पर, बायोडायवर्सिटी है वहां की, वहां पर बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो वो प्रोवाइड कराते हैं, वो हमारे लिए उपयोगी हैं, तभी वो संसाधन है। इस बात से तो हम सहमत हैं। तो उसको हमें इसमें लिखना होगा, लेकिन उसके बाद लिखना होगा कि यहां पर हमें कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं। कुल मिला के ये क्वेश्चन है कि महासागरीय संसाधनों के बारे में आप बताएं। लेकिन इतने पे क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, लास्ट में हमें इसके संदर्भ में कुछ चिंताएं भी लिखनी होंगी और कुछ सुझाव भी देना होगा। तो अब हम इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम इसका इंट्रो, वही इंट्रो में हम क्या लिख सकते हैं? देखो अगर हम इंट्रो की बात करें तो इंट्रो में हम क्या लिखेंगे? इंट्रो में बता सकता हूं कि इनकी उपयोगिता क्या है, इनका महत्व क्या है महासागरों का। तो मैं लिख सकता हूं कि महासागर पृथ्वी की सतह के 71% भाग पर विस्तृत है और ये मानव के अस्तित्व के लिए और आर्थिक क्रियाओं हेतु व्यापक संसाधन उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? स्टोर हाउस, संसाधनों का भंडारण कहा जाता है। तो देखो यहां पर जो हमने क्वेश्चन था, इसको मैंने पहली लाइन में इसको प्रूव करने की कोशिश की संक्षिप्त में कि हां मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। तो देखो मैंने क्या लिखा कि महासागर पृथ्वी की सतह के 71% भाग पर विस्तृत है और ये मानव के अस्तित्व के लिए और आर्थिक गतिविधियों के लिए व्यापक संसाधन उपलब्ध कराते हैं, इसलिए इन्हें संसाधनों का भंडार कहा जाता है। ये क्लियर कर दिया मैंने पहली ही 2 लाइन में, बहुत ही संक्षिप्त में। जो पूछा, हां मैं आपसे सहमत हूं। फिर लिखूंगा कि यहां पर या महासागरों में निम्नलिखित संसाधन पाए जाते हैं, तो फिर हम संसाधनों पर सीधा डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन छोटा है, 125 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो फिर हम आएंगे संसाधनों पर भी, यहां पर कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं। यहां पर आपको मिलेंगे फिजिकल रिसोर्सेज, भौतिक संसाधन, जैविक संसाधन, और एक ऐसे हैं जो गैर निष्कर्षणीय है, मतलब जिनको निकाला नहीं जा सकता, एक तरह की वो सर्विसेज प्रोवाइड कराता है जो ओशन हमें, वो हो जाएंगी। तो ये 3 तरह के, फिर आगे उन्हें हम बांट लेंगे और लास्ट में हम कंक्लूजन में जब आएंगे तो हमें बताना होगा कि कौन कौन सी समस्याएं उभर कर सामने आ रही हैं। तो हम लिख सकते हैं कि हालांकि महासागर संसाधनों का भंडार है, परंतु पॉल्यूशन, अतिशोषण, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं या चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन ये तो एक समस्या हो गई, लेकिन हम सुझाव भी लिखेंगे साथ में। अतः हमें क्या करना चाहिए? अतः हमें महासागरों और महासागरीय संसाधनों के संरक्षण और उनके सराहनीय उपयोग की आवश्यकता है, या उनके सराहनीय उपयोग करने पर बल देने की आवश्यकता है। और ब्रैकेट में इसे लिंक कर देंगे एसडीजी 14। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 है, उसमें कहा गया है कि हमें महासागरों का, महासागरीय संसाधनों का संरक्षण करने की आवश्यकता है और उनका हम सस्टेनेबल यूज करें, सराहनीय यूज करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां इन संसाधनों का यूज कर सकें। इससे हम इसको क्या कर देंगे? कंक्लूड कर देंगे। तो हमने क्या किया, शुरू में बताया कि हम आपकी बात से सहमत हैं, फिर हम इसके संसाधनों पर लिखेंगे और लास्ट में हम कंक्लूजन लिखेंगे कि हाँ ये समस्याएं हैं और उनका ये समाधान है कि हमें इनका सस्टेनेबल यूज करना है, इनका कंजर्वेशन करना है, जो कि एसडीजी 14 के अनुकूल है या उसके अनुरूप है। दैट इज, बस इतना ही क्वेश्चन लिखना है आपको। लेकिन ये एक एक तरह का क्या है, एक शॉर्ट में हमने उसकी फॉर्मेटिंग की है।
अब हमें डिटेल में लिखना होगा। तो देखो अब मैं इसको आपको एक एक करके समझाता हूं कि कैसे कौन कौन सा मेन बॉडी में कौन कौन से संसाधन आएंगे ताकि रिवीजन हो सके। तो देखो अब हम इंट्रो की बात करें तो मैंने इंट्रो में यहां लिख दिया सबसे पहले कि ये पृथ्वी की सतह का लगभग अप्रोक्सीमेट 7% भाग है। और फिर मैंने लिख दिया कि इनका उपयोगिता क्या। तो ये क्या करते हैं, ये मानव के अस्तित्व के लिए, मानव के अस्तित्व एवं आर्थिक गतिविधियों हेतु व्यापक या विस्तृत विस्तृत संसाधन उपलब्ध कराते हैं, है ना, उपलब्ध करवाते हैं। और उसके आगे मैं लिख सकता हूं, इसी लाइन में आगे मैं जोड़ दूंगा कि जो निम्नलिखित है, सीधा हम संसाधनों पर ही पहुंच जाएंगे। जो मैं इसके बाद लिख दूंगा, जो क्या है, जो निम्नलिखित है। बस इसके बाद हमने क्या किया, सीधा का सीधा हम संसाधनों पर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल टारगेटेड है, 2 लाइन में आपका इंट्रो खत्म हो जाएगा। फिर आएंगे हम मेन बॉडी पर। तो अगर हम मेन बॉडी पर पहुंचे, यहां पर मेन, अब यहां पर हमें संसाधनों के बारे में लिखना पड़ेगा। तो संसाधनों के बारे में हम लिखेंगे तो इनको 3 रूप में हम बांट सकते हैं। सबसे पहले आएंगे भौतिक संसाधन, फिजिकल रिसोर्सेस, भौतिक संसाधन। दूसरे आते हैं जैविक संसाधन, जैविक संसाधन। और तीसरे होते हैं नॉन एक्सट्रैक्टेबल या गैर निष्कर्षणीय, तरह शायद लिखा जाता है, नॉन रिसोर्सेस। ये 3 तरह के मेन रिसोर्सेज में बांटा जा सकता है। तो अगर हम सबसे पहले आए किस पर, भौतिक संसाधनों पर आए, तो अगर हम सबसे पहले लिख लें फिजिकल रिसोर्सेज, आरईएस का मतलब है रिसोर्सेज। इसके अंदर सबसे पहला कौन सा आएगा, मिनरल्स, खनिज। सबसे पहले इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, खनिज। देखो खनिजों में तो हमें लिखना तो है ही है, लेकिन हम ये भी लिखेंगे कि कौन से खनिज महासागर के कौन से भाग से भी मिलते हैं, ये भी हमें लिख देना है। जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करूं सैंड की, बालू की, सबसे पहले सैंड या बालू, और साथ में इसके ग्रेवल मतलब बजरी, ये दोनों के दोनों शेल्फ पर मिलते हैं। कहां पर मिलेंगे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जिसे आप महाद्वीपीय मगन तट कहते हो, यहां पर पाए जाते हैं शेल्फ पर। तो मैंने क्या लिखा कि कौन सा मिनरल मिल रहा है और मिल भी कहां रहे हैं। इसके साथ साथ आपने प्लेसर निक्षेपों के बारे में भी सुना होगा। प्लेसर प्लेसर जो खनिज होते हैं, प्लेसर निक्षेप जो होते हैं वो, जैसे आपने कई नदियों में सोना सुना होगा, प्लेसर निक्षेप के रूप में पाया जाता है, अवसादों के साथ बहकर जो आते हैं। तो इसके अंदर मुख्य रूप से क्या होगा, गोल्ड हो सकता है, सोना, डायमंड हो सकता है खनिज, के बाद प्लेटिनम हो सकता है। इस तरह के जो भारी खनिज होते हैं वो यहां पर पाए जाते हैं। तो ये भी बना सकते हैं कि ये प्लेसर निक्षेप है। तो प्लेसर निक्षेप के बाद आप इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, यहां पर कुछ इवेपोराइट्स होते हैं, इवेपोराइट्स। इवेपोराइट्स का अर्थ होता है वाष्पीकृत पदार्थ। अर्थात जब पानी इवेपोरेट हो जाता है तो जो पीछे बचे खनिज होते हैं उन्हें इवेपोराइट कहा जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, जैसे नमक जो होता है NaCl, साथ में कैल्शियम सल्फेट, इस तरह के जो लवण होते हैं वो पानी जब गर्मी में भाप बनकर उड़ जाता है तो पीछे बच जाते हैं, उन्हें बोला जाता है इवेपोराइट्स, वाष्पशील पदार्थ या वाष्पीकृत पदार्थ। ये भी एक तरह के खनिज है। ये सब के सब कहां मिलेंगे, ये भी शेल्फ पर मिलते हैं, ये भी मगन तट पर मिलेंगे, मगन तट पर, और ये भी मगन तट पर मिलते हैं ज्यादातर। तो मुख्य रूप से ये मगन तट के खनिज हैं। लेकिन इसके बाद कौन से आएंगे, इसके बाद आते हैं पॉलीमेटेलिक नोड्यूल। ये कहते हैं बहुधात्विक खनिज। आपने सुना होगा बहुधात्विक खनिज। ये कई सारी, ये नोड्यूल्स के गोल्फ की गेंदों के रूप में होते हैं।
जैसे गोल्फ की बॉल होती है राउंड शेप की, उस तरह के ये खनिज पाए जाते हैं और ये मिलते हैं गंभीर सागरीय मैदान पर। गंभीर सागरीय मैदान मतलब लगभग 4000 मीटर से आगे जो मैदानी भाग शुरू होता है जिसे एबेसल प्लेन कहते हैं, यहां पर ये पाए जाते हैं। और देखो इसके नाम में लिखा पॉलीमेटेलिक, मतलब कई सारे खनिज इसमें मिलते हैं। इसमें आपको आयरन मिलेगा, निकिल मिलेगा, कोबाल्ट मिलेगा, कॉपर मिलेगा। इस तरह के जो भारी खनिज होते हैं वो सब इसमें पाए जाते हैं पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। तो कॉपर हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, लोहा हो गया, इस तरह के जो खनिज होते हैं वो होते हैं पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स और ये मिलते हैं गंभीर सागरीय मैदान में या एबेसल प्लेन। तो ये भी क्या है, यहाँ के खनिज है। इसके अलावा देखो और क्या मिलेंगे, यहां पर मिलते हैं मेटल सल्फाइड्स। मेटल सल्फाइड्स और ये मिलते हैं मिड ओशियानिक रिज पर। आपने मध्य महासागरीय कटक सुना होगा, उनके पास वेंट होते हैं, ठीक है, तो वहां पर दरारें होती हैं, एक चिमनी जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, ब्लैक स्मोकर्स वगैरह, उनके पास ये पाए जाते हैं मिड ओशियानिक रिज पर। साथ ही साथ ये एबेसल प्लेन पर गंभीर सागरीय मैदान पर भी मिलते हैं, एबेसल प्लेन। तो ये इनकी लोकेशन है। देखो अगर मैं यहां बताऊं बनाकर ओशन की स्ट्रक्चर में, तो देखो यहां पर ये तलखंड है, इसके बाद ये वाला भाग आएगा शेल्फ का, फिर ये आएगा स्लोप का, फिर आएगा राइज और फिर ये आएगा एबिसल प्लेन। और बीचों बीच यहां पर जो आएगा, यहां पर आता है मिड ओशियानिक रिज। इसी तरह से फिर उधर शुरू हो जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर होती है ओशन की, ये यहां पर ये रहा ओशन। मैं आपको समझाने के लिए बता दिया, तो ये आपका MOR है। इस क्षेत्र में मिलता है मेटल सल्फाइड और यहां पर इस भाग में ऐसे गोल्फ के जैसी गेंद बॉल्स मिलती हैं जिन्हें बोलते हैं पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। तो यही मेटल सल्फाइड यहां पर भी मिलते हैं और इस जगह पर भी मिलते हैं। तो एबेसल प्लेन में भी मिलेंगे, यहां पर मिलेंगे। ये शेल्फ वाले पार्ट में भी मैंने आपको बताया, यहां पर सैंड मिलेगी, ग्रेवल मिलेगा, प्लेसर निक्षेप मिलेंगे, इवेपोराइट्स मिलेंगे, वो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये वाला पार्ट आपका शेल्फ होता है, ये आपका स्लोप हो गया, ये आपका राइज हो गया और ये आपका एबेसल प्लेन हो गया। ये है सी फ्लोर की टोपोग्राफी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर ये वाले खनिज पाए जाते हैं। तो मिनरल्स तो आपके कंप्लीट हो गए इससे। सबसे पहले हमने खनिजों की बात कर ली। अब खनिजों के बाद अब हम बात करते हैं, ये तो थे फिजिकल। अब आते हैं दूसरे। देखो फिजिकल में एक तो मिनरल हो गया, दूसरा हम लिख सकते हैं एनर्जी रिसोर्सेस, ऊर्जा संसाधन। तो दूसरे कौन से संसाधन होते हैं, ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नवीकरणीय, नवीकरणीय, और दूसरे होते हैं गैर नवीकरणीय, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। नवीकरणीय जो हो गया रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और ये नॉन एनर्जी रिसोर्स। अब देखो यहां पर नवीकरणीय में कौन कौन से होंगे, देखो अगर आप ओशन में जाओगे तो कौन कौन से नवीकरणीय स्रोत आपको ऊर्जा के मिलेंगे। देखो सबसे पहले नवीकरणीय स्रोत में टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा, के बाद वेव एनर्जी, तरंग ऊर्जा, इसके बाद आपने सुना होगा ओटेक, ये भी आपने सुना होगा, ठीक है। इसके बाद आपने ओटेक के बाद, इसके बाद आपने ऑफशोर जो विंड एनर्जी होती है, विंड एनर्जी, तट से दूर जो विंड मिल्स लगती हैं, वो आजकल नई तकनीक पर चल रहा है कि ओशन के अंदर जो शेल्फ का पार्ट होता है, तट से थोड़ा दूर, वहां पर विंड मिल्स लगाई जाती हैं ताकि वहां पर विंड की वेलोसिटी ज्यादा हो, क्योंकि घर्षण कम होता है, लैंड एक्विजिशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये सबको देखते हुए जो तट से दूर जो क्षेत्र है, वहां पर समुद्र के अंदर भी अब पवन ऊर्जा के संयंत्र लग रहे हैं, तो वहां पर हो गया। तो टाइडल एनर्जी हो गया, वेव एनर्जी हो गया, थर्मल एनर्जी कन्वर्जन बोलते हैं इसको, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ओटेक का मतलब। और यहां पर आपका विंड एनर्जी तो हो गया। ये सारे के सारे क्या है, नवीकरणीय स्रोत है। इसके अलावा गैर नवीकरणीय स्रोत में तो आपको सबको पता ही है कि पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम, जैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर बॉम्बे हाई, कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो ये जो शेल्फ के इलाके में पेट्रोलियम मिलता है वो हो गया।
इसके बाद नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस हो जाएगा। इसके अलावा मेथेन हाइड्रेट भी तो है, मेथेन हाइड्रेट है, वो भी सागर में मिलते हैं। ये भी एनर्जी का एक क्या है, स्रोत है। यूपीएससी में पीटी में भी इससे क्वेश्चन आया था। तो पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, मेथेन हाइड्रेट हो गए, ये तरह के स्रोत क्या है, गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जो दोबारा रिन्यू नहीं होते जल्दी। तो ये ऊर्जा स्रोत है। इसके अलावा हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, यहां से फ्रेश वाटर भी कर सकते हैं, फ्रेश वाटर प्राप्त कर सकते हैं डीसैलिनेशन के प्रोसेस से। संयंत्र लगाए, लवणीय पानी को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये भी हमें प्राप्त हो सकता है। तो ये तो हमारे क्या थे, फिजिकल रिसोर्सेज थे। अब दूसरी बात आती है कौन से, जैविक संसाधन। बात आती है जैविक संसाधनों की, जैविक साधन। अब जैविक संसाधनों में कौन कौन आएंगे, यहां पर आपका मत्स्यन हो गया, मछलियां जो मिलती हैं हमें। मत्स्यन के अलावा यहां पर हमें बहुत सारी और सर्विसेज भी मिलती हैं, शैवाल मिलते हैं, एल्गी, शैवाल या सीवीड जिसे कहते हैं, वो भी प्राप्त होती है, खरपतवार बहुत सारी। इनका यूज हम सीधा का सीधा दवाइयों में कर सकते हैं, दवाइयों में। मछली पालन होता है जिसे मैरीकल्चर बोलते हैं, इसमें इसका यूज किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे क्या है, इसके जैविक संसाधन है। और यहां पर दवाइयों, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए वे काम आते हैं सीधा सीधा। बहुत सारे ऐसे शैवाल हैं जिनका उपयोग अलग अलग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हो रहा है, अलग अलग दवाइयों में, कैंसर की दवाइयों में, स्किन के प्रोडक्ट बनाने में, बहुत सारी दवाइयों में किसका निर्माण हो रहा है, किसका यूज हो रहा है, इन्हीं संसाधनों का यूज हो रहा है, जैविक संसाधनों का। तो सबसे पहले मत्स्यन हो गया, शैवाल हो गए, दवाइयों में यूज हो रहा है, मैरीकल्चर हो गया, इन सब में इसका रोल रहता है। तो ये जैविक संसाधन है जो हमें वहां से मिलते हैं। फिर हम जो तीसरा संसाधन है, जिन्हें हमने बोला था गैर निष्कर्षणीय, गैर निष्कर्षणीय या नॉन, जिन्हें हम निकाल नहीं सकते लेकिन हम उनका यूज करते हैं, उन सर्विसेज का यूज करते हैं। तो इनमें सबसे पहले देखो कौन कौन सी यूजें होंगी, देखो कौन कौन से हो गए। एक तो आपको कह सकते हो कौन सा, आप टूरिज्म, इसका यूज हम करते हैं ट्रांसपोर्ट में एंड ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड में, यहां पर यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे क्लाइमेट रेगुलेशन में ये काम आता है, क्लाइमेट रेगुलेशन, रेगुलेशन। क्लाइमेट रेगुलेशन का अर्थ होता है, देखो जल धाराएं यहां प्रवाहित होती हैं, जल धाराएं प्रवाहित होंगी तो उससे अक्षांशीय तापीय संतुलन बना रहेगा। इसके अलावा जो एक्सेस हीट होता है उसको भी ये एब्जॉर्व करता है, क्योंकि ये धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। इसके बाद ये कार्बन स्टोरेज के रूप में भी करता है, कार्बन सिंक के रूप में काम करता है। जो वायुमंडल में से कार्बन है उसको स्टोर करता है, कार्बन सिंक के रूप में काम करता है। इसके अलावा ये जलीय चक्र में भूमिका निभाता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में ये काम आता है। तो ये है, इनको हम निकाल नहीं सकते, एक तरह से वस्तु की तरह हम प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन ये सेवाएं हैं जिनका हम यूज करते हैं। टूरिज्म का, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड भी यूज करते हैं, क्लाइमेट रेगुलेशन ये कर रहा है, कार्बन सिंक के रूप में काम कर रहा है। इसके अलावा ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो जलीय चक्र है उसमें इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, इन सर्विसेज का यूज कर रहे हैं। तो ये भी तो हमें क्या है, ये भी तो महासागरीय, ये भी तो संसाधन है जिनका मैंने पहले ही बताया था, जिनका हम उपयोग, जिनकी हमारे लिए उपयोगिता है, जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, वही हमारे लिए संसाधन है। और जिनका हम उपयोग अभी नहीं कर पा रहे हैं वो संसाधन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे तकनीक विकसित होती जा रही है, नए नए साधन संसाधन डेवलप होते जा रहे हैं। जैसे आपने जाना था पॉलीमेटेलिक नोड्यूल, पहले ये हमारे लिए संसाधन नहीं थे, कि हमारे पास तकनीक नहीं थी इनको निकालने के लिए, अब ये हमारे लिए संसाधन है। तो संसाधन कई बार कहता होते नहीं है, बनाए जाते हैं, साधन बन जाते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे तकनीकी विकास होगा नए नए संसाधनों का हम यूज कर सकते हैं। तटीय अपरदन को रोकने में ये हेल्प करते हैं सागर, वहां पर जो कोरल रीफ्स होती हैं वो क्या है, वो तटीय अपरदन को रोकती हैं। जैव विविधता के केंद्र हैं, ये बायोडायवर्सिटी के सेंटर हैं, वो भी लिख सकते हो। जैव विविधता को बनाए रखने में इनकी भूमिका है पृथ्वी पर, तो वो भी इस तरह की सर्विस है। तो ये सब इसके अंदर आएगा जो आपको रिसोर्सेज के रूप में लिखना था। तो ये हम लिखेंगे इसकी मेन बॉडी में। फिर हम लिखेंगे कि इसके संबंध में क्या चिंताएं, तो हम लिख सकते हैं कि हालांकि क्या है ये,
कि महासागर क्या है? महासागर साधनों के भंडार है, परंतु ये क्या कर रहे हैं? ये पॉल्यूशन दूसरा नंबर ओवर एक्सप्लॉइटेशन, अतिशोषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाएं हैं जो इनके लिए चुनौतियां पैदा कर रही हैं। कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि हमें बताना है कि ये प्रॉब्लम्स को ये फेस कर रहे हैं। फिर हम क्या लिखेंगे? फिर इसी में हम इसका सुझाव भी लिख देंगे। अतः क्या करना चाहिए हमें? अतः महासागरों या सागरों एवं सागरीय संसाधनों के संरक्षण एवं संवहनीय, सतत की जगह सस्टेनेबल को संवहनीय लिखना है, संवहनीय उपयोग आवश्यकता है। ब्रैकेट में लिख लो SDG, ये इसका रीजन हो जाएगा। निष्कर्ष में हम समस्या को बता दिया कि इन समस्याओं का ये सामना कर रहे हैं, और फिर नीचे लिख दिया आता है हमें क्या करना चाहिए? महासागरों का और सागरीय संसाधनों का संरक्षण करने की आवश्यकता है, इनके संवहनीय उपयोग करने की आवश्यकता है। आगे और जगह होती, बड़ा होता तो और भी लिख सकते थे, ताकि भविष्य की पीढ़ियां भी इन संसाधनों का उपयोग कर सकें। और ब्रैकेट में लिख देते SDG 14, या यूं भी लिख सकते जो कि SDG 14 के अनुरूप है। ये था हमारा पूरा का पूरा इसका एक तरह से सार, या इसकी फ्रेमिंग है जो आप इसको उतार भी सकते हैं, ये आपके पास रहेगा। मॉडल आंसर लिखने का कोई मतलब नहीं है, वो ऐसे लिखा ही रह जाता है। तो आपको क्या करना है? जैसे मैं फ्रेमिंग कर रहा हूं वैसे आपको भी फ्रेमिंग करनी है। दिमाग चलाओगे धीरे धीरे चलने लगेगा, तो मोटा मोटा चीजें आपको ऐसे आनी। दोबारा देखेंगे, देखो क्वेश्चन को पढ़ के हमने देखा कि हाँ वो एक तरह का स्टेटमेंट है, तो हम उससे सहमत हो सकते हैं या असहमत हो सकते हैं। हम उससे सहमत हुए कि हाँ महासागर संसाधनों का भंडार है। इंट्रो में लिखा कि हाँ ये भंडार है, क्यों है? क्योंकि ये मानव के अस्तित्व के लिए और हमारी आर्थिक गतिविधियों के लिए संसाधन उपलब्ध कराते हैं, या उनके लिए वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। और साथ ही साथ अगर आप संसाधन लिख रहे हो या वस्तुएं या सेवाएं लिख सकते हो, ये उपलब्ध कराते हैं। फिर हम उनके बारे में सब लिख देंगे कि कौन कौन से संसाधन है। भौतिक संसाधन है, जैविक संसाधन है, गैर निष्कर्षणीय संसाधन है, और लास्ट में हम समस्या और उसका जवाब देके इसको बंद कर। इतना ही आपका क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन लिख के लाना है वो ये है, यहां पर यह है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए, और अंध महासागर मतलब अटलांटिक ओशन की जल धाराओं का नाम बताइए। नीचे लिखा है मेंशन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ ओशन करंट्स। ये ओशन करंट जो सागरीय धाराएं हैं उसकी उत्पत्ति के कौन कौन से कारण हैं, और नेम द करंट्स ऑफ द अटलांटिक ओशन की जो धाराएं हैं उनका नाम लिखो। तो ये क्वेश्चन है, आपको 200 वर्ड्स में लिखना है, 12 मार्क का ये क्वेश्चन। इसका आप आंसर लिख के टेलीग्राम चैनल पर भेज। तो मिलते हैं अगली क्लास में, इसका हम डिस्कशन करेंगे, इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे और चार्ट बना लेंगे।